हेलो दोस्तों, कैसे हैं। तो आइए हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग का 10 क्वेश्चन का एक बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट हुआ है और आप देख रहे हैं कि 10 क्वेश्चन करने में 10 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन 10 क्वेश्चन करने में आप देख रहे थे कि आपके मैथ का कितना कॉन्सेप्ट रिवीजन हो गया केवल 10 क्वेश्चन में। उस 10 क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि टाइम एंड वर्क का भी क्वेश्चन मिला था, मेंसुरेशन का भी मिला था, ज्योमेट्री का भी मिला था, अलजेब्रा का भी मिल गया था और ट्रिग्नोमेट्री का मिल गया था। तो और भी क्वेश्चन मिले थे। तो 10 क्वेश्चन करने में आपका मैथ का कितना चैप्टर आपका रिवीजन होगा, ये बड़ी बात है। तो आप ज़रा सोचिए कि अगर इसी तरह आप लगातार डेली प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे तो आपका कोई ऐसा कॉन्सेप्ट, कोई ऐसा फार्मूला, कोई ऐसा ट्रिक नहीं है मैथ का जो आपको याद न हो जाए। और यही सिलेक्शन का मेन रास्ता है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखते हैं तो आपको फार्मूला ही नहीं याद आता है। आप समझ नहीं पाते कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, वो चीज़ें आप भूल जाते हैं क्योंकि वो लगातार आप रिवीजन नहीं करते रहते हैं। तो आइए हम लोग दूसरा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं। और पहला क्वेश्चन देखिए, एवरेज का क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दिया है कि 50 लड़कों की एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत लंबाई 160 सेंटीमीटर है और शेष लड़कों की औसत लंबाई 165 सेंटीमीटर है। तो पूरी कक्षा की औसत लंबाई क्या होगी। अब देखिए औसत क्या होता है। आप सबसे पहले तो औसत जान जाइए। किसी भी चीज़ का औसत ये होता है सभी पदों का योग, सभी पदों का योग बटा में पदों की कुल संख्या, पदों की कुल संख्या। सपोज जैसे एग्जांपल मैं समझ लूँ, जैसे मान लीजिए 5 लोग हैं, A B C D। सपोज करिए 4 लोग हैं जिनका मान लीजिए इसका वज़न है 40 kg और इनका वज़न है 35 kg और इनका वज़न है 25 kg और इनका वज़न है 60 kg। ठीक है, 4 स्टूडेंट हैं जिनका वज़न अलग अलग है। कोई आपसे पूछ दिया कि इनका औसत वज़न बताइए, तो औसत मतलब होता है कि 40 + 35 + 25 + 60 सबको जोड़कर 1 2 3 4 से भाग दे दिया जाए। अच्छा, औसत का मतलब बिल्कुल आसान भाषा में आप समझना चाहें तो इसका मतलब बराबर भी होता है। इसका मतलब किसी भी वैल्यू को सभी लोगों में बराबर बराबर बांट दिया जाए। तो अब बराबर में बांटने का तरीका क्या है कि जितना टोटल आपके पास है सबको जोड़ दीजिए और जितने लोग हैं उससे भाग कर दीजिए तो बराबर आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीका। तो आप जोड़ दो भाई, 40 और 60 तो हमारा हो जाएगा 100 और 35 और 25 कितना होगा, 5 2 10 3 160 हो जाएगा बटा में 4, मतलब 160 बटा में 4। अब इस आ जाएगा आपका 2 8 16 2 5 10 2 2 चौके 8 2 दूना 4 2 5 10। इसका मतलब औसत 42.5। इसका मतलब ये मान सकते हैं कि हर स्टूडेंट का औसत वजन 42.5 kg है। 42.5, 42.5 और 42.5। हर स्टूडेंट का औसत कितना भाई, 42.5 kg। तो औसत पता चलने से फ़ायदा क्या हुआ। आपको पता है कि हर स्टूडेंट, कोई बोल दिया कि 4 स्टूडेंट हैं और सबका औसत वज़न 42 है, तो टोटल वज़न बताइए। तो आप कहेंगे ऐसा करते हैं कि 42.5 में हम 4 से गुणा कर देते हैं और सबका आ जाएगा। देखिए 4 5 20, 2 बच गया, 4 दूना 8 2 10, 1 बच गया, 4 दूना 8 10, 4 चौके 16 1 17। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर गलत कर दिए हैं क्या, 3 2 5 5 15 3 2 5 1 6, सही तो किया गया है। तो ये 42.5, तब इसका मतलब गलत आया है। भाग देते थे फिर से भाई एक बार, 2 चौके 8 2 दूना के 4 2 5 10, सही तो है। 42.5 में 4 से गुणा कर, 4 5 20, 2 बच गया, 4 दूना 8 2 10, 4 चौके 16 1 17। तो ये देखिए 6 4 10 100 आ गया, 35 और 25, 5 5 10 3 2 5 1 6, 160 आ रहा है। 160 आ रहा, तो ये भी 160 आना चाहिए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती है। तो आइए फिर से चेक कर लेते हैं। तो जोड़ देते हैं भाई, 40 35 25 60। तो 40 और 60 कितना होगा, 100 होगा। 35 और 25 कितना होगा, 35 + 25, 5 3 2 5 1 6, 60 है 160, 160 बटा 4, मतलब 160 बटा 4। 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 8 16, 80 होगा भाई, 2 8 16।
2 चौके 8 मतलब 40 आएगा। ये हम लोग का गलत कैलकुलेशन था। तो ए भी 40, ए भी 40, ए भी 40, ए भी 40। तो औसत का मतलब ये है कि हर स्टूडेंट का वजन 40-40, मतलब सबको हम बराबर भागों में बांट दिए। तो अब पूछेगा कोई कि औसत अगर 40 है और हमारे पास 4 लोग हैं तो कुल वजन कितना होगा? 4 चौके 16 मतलब 160। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ भी लगा सकते हैं। तो औसत का मतलब होता है सभी पदों का योग, और आपसे पूछ दिया कि सभी पदों का योग, सभी पदों का योग, तो ये होता है औसत गुणे पदों की संख्या, पदों की संख्या। सही बात है। और सभी पदों का एक बार औसत गुणे पदों की संख्या। केवल यही 2 फार्मूला है जो एवरेज, पूरे एवरेज चैप्टर में काम आता है। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन पा जाते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया था कि 50 लड़के हैं। देखिए 50 लड़के हैं जिसमें से 30 लड़कों का औसत है 160 सेंटीमीटर, और बाकी मतलब कितने बचे? 20, और इनका औसत लंबाई है 165 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि सभी स्टूडेंट मतलब पूरी कक्षा का औसत वजन। तो मान लीजिए 50 का जो औसत लंबाई वो कितना है भाई? 1 सेंटीमीटर। कितनी लंबाई? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का मतलब ये हो गया कि हर स्टूडेंट की लंबाई x है। तो बताइए अगर हर स्टूडेंट की लंबाई x है तो 50 स्टूडेंट की कितना होगा? 50 इंटू x बराबर में पूरी लंबाई जोड़ते हैं। अब 30 स्टूडेंट की लंबाई 160 है तो 30 स्टूडेंट की औसत लंबाई 160, तो कुल लंबाई होगा 160 गुणे 30 प्लस 20 स्टूडेंट की औसत लंबाई 165 है तो पूरी लंबाई होगी 165 गुणे 20। अब यहाँ से x की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। ऐसा करते 0 0 0 ख़त्म। अब देखिए x बराबर कितना आ गया? 5x बराबर गुणा करते हैं 0 16 3 48 480, 2 5 10, 2 6 12 1 13, 2 1 2 1 3 330। तो x बराबर आएगा, जोड़ देते हैं 0 8 3 11 4 3 7 1 8 बटा में 5। तो कितनी बार भाग जाएगा भाई? 5 1 5, 810 में 5 से भाग देना हमको। 5 1 5, 3 बच गया, 5 6 30, 1 0, 5 दूना 10, आ गया 162। इसका मतलब पूरी कक्षा की जो औसत लंबाई होगी वो कितना हो जाएगी? 162 सेंटीमीटर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन औसत का था, तो आंसर हमारा आ जाएगा 162। तो समझ पा रहे हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। तो प्रैक्टिस सेट सभी लोग करेंगे, चाहे कोई कुछ स्टूडेंट ये समझ रहे होंगे कि हम पूरा मैथ नहीं पढ़े हैं इसलिए हमको प्रैक्टिस सेट करना नहीं चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप प्रैक्टिस सेट करे रहेंगे, जो चैप्टर आप पढ़ें वो समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो चैप्टर आप नहीं पढ़े हैं उसका क्वेश्चन आप देखे रहेंगे, तो जब वो चैप्टर आप पढ़ेंगे तो वो चैप्टर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि यदि a माइनस बी बराबर 2 और ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर 26, तो आपसे पूछ रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। और हमारे पास इसका जो ऑप्शन है वो 9 है, बी ऑप्शन कितना है 4, सी ऑप्शन है 16 और डी ऑप्शन है 12। ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास 2 तरीका है, या तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग ए और बी की वैल्यू निकाला जाए, या तो आप जो है कि जैसे a माइनस बी बराबर 2 दिया है और ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर 26, तो a और b की ऐसी 2 कोई वैल्यू ले लिया जाए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो अब a माइनस बी बराबर 2 दिया है तो इसका मतलब a और b का मान जो होगा बिल्कुल छोटा छोटा ही होगा। तो आपके दिमाग में अगर ऐसा बात आ जाए कि a की वैल्यू अगर 3 ले लें और b की वैल्यू 1 ले लें, अगर a की वैल्यू 3 ले लिया जाए और b की वैल्यू 1 ले लिया जाए तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। अब इसको देखा जाए, 3 का क्यू माइनस 1 का क्यू, 3 का क्यू होगा 27 माइनस 1 का क्यू मतलब आ गया 26। इसका मतलब इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब a का मान 3 होगा और b का मान 1 होगा। तो अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन हो गया। हमसे पूछा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर
मतलब 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर आंसर कितना दे देगा भाई, 4 चौके 16। 16 का मतलब ऑप्शन सी। क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आपको करने का तरीका पता होना चाहिए। और करने का तरीका ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपको एक दिन में आ जाएगा या कोई जादू है, वो चीज़ आपको प्रैक्टिस करने के बाद ही आएगा, और कोई दूसरा रास्ता है नहीं। प्रैक्टिस के अलावा मैथ सीखने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 अलजेब्रा से क्वेश्चन दिया है कि यदि x + y + z बराबर 9, तो आपको बताना है x - 4 का होल क्यूब प्लस y - 2 का होल क्यूब प्लस z - 3 का होल क्यूब माइनस 3x - 4 इंटू x - 2 इंटू x - 3, ये 3 है, 3 का मान क्या होगा। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। आपको मैं एक अलजेब्रा का फार्मूला बता दे रहा हूँ, आप बिल्कुल इसको याद कर लेंगे। यदि a + b + c बराबर 0, यदि a + b + c बराबर 0 होता है तो a³ + b³ + c³ माइनस 3abc का मान क्या होता है, 0। या इसी बात को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, a³ + b³ + c³ बराबर 3abc। ये फार्मूला कैसे आता है, इसके बारे में आपको अगर डिटेल में जानकारी लेना है तो अलजेब्रा का पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, आप अलजेब्रा का पूरा वीडियो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अलजेब्रा का मैंने पूरी अलजेब्रा मैंने कंप्लीट करा दिया है, 1-2 क्लास और बचा है, नहीं तो पूरा अलजेब्रा कंप्लीट है। तो आप इसको याद कर लीजिए, जहाँ भी आपके अलजेब्रा में आपको a³ + b³ + c³ टाइप का दिखे, या फिर a + b + c बराबर 0 टाइप का दिखे और आपसे इसकी वैल्यू पूछे तो उसका आंसर क्या होगा, 0 होगा, या आंसर 0 होगा। या फिर आपसे पूछ ले a³ + b³ + c³ की वैल्यू, तो उसका आंसर होगा 3abc। तो अब देखिए क्वेश्चन हमारा दिया था x + y + z बराबर 9, तो आपसे पूछा था कि x - 4 का होल क्यूब प्लस y - 2 का होल क्यूब प्लस z - 3 का होल क्यूब माइनस 3, मतलब इस टाइप का आपको दिख रहा है कि नहीं, इस टाइप के दिख रहा है। लेकिन वहाँ पे a की जगह x - 4 है, b की जगह x - 2 है और c की जगह z - 3 है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, जो 9 है उसको इधर लाएंगे, x + y + z -9 बराबर 0। तो -9 में से x - 4 इसके साथ कर लेंगे, फिर y -2 इसके साथ, 4 2 6, अब बच गया z - 3 बराबर 0। तो देखिए a + b + c बराबर 0 बना कि नहीं बना। बस a की जगह ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि a की जगह यही होगा, यहाँ पे a की जगह x - 4 है, b की जगह y - 2 है और c की जगह z - 3 है। अगर ये 0 बन गया तो आप हमको बताइए x - 4 का होल क्यूब प्लस y - 2 का होल क्यूब प्लस z - 3 का होल क्यूब माइनस 3x - 4 इंटू y - 2 इंटू z - 3 बराबर 0 होगा कि नहीं होगा, 0 होगा। तो इसका आंसर है, ऑप्शन नहीं दिया है लेकिन आंसर इसका होगा 0। ये अलजेब्रा का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप अलजेब्रा का पूरा वीडियो देखिए, वहाँ पर मैंने आपको इस फार्मूले के बारे में और भी डिटेल में बातें बताए हैं। तो हो गया, आप समझ पा रहे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो ये हम लोग वो काम कर रहे हैं जिसकी वजह से हम लोग का सिलेक्शन होना है भाई, बिना इसके सिलेक्शन लेना मुश्किल है। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि कहीं से आप प्रैक्टिस सेट करें, लेकिन प्रैक्टिस सेट करना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 4 है शायद, ठीक, चलिए। अब दिया कि त्रिभुज ABC की 3 माध्यिका, बहुत ही बेहतरीन ज्योमेट्री का क्वेश्चन। त्रिभुज ABC की 3 माध्यिकाएँ, देखिए फिर ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ गया। माध्यिकाएँ के बारे में पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में भी क्वेश्चन था। 3 माध्यिकाएँ कौन कौन है, AD, BE, CF, यही है, ठीक है। एक दूसरे को
एक दूसरे को जी पर, जी बिंदु है, जी पर प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं, मतलब जी पर प्रतिच्छेद, इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है। यदि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, यदि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो त्रिभुज सी जी ई का क्षेत्रफल क्या होगा? सी जी ई का क्षेत्रफल, ई का क्षेत्रफल क्या होगा? ऑप्शन भी इसका मैं आपको दे रहा हूँ, कितना भाई? 12, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 9 और डी ऑप्शन है 18। बहुत ही बेहतरीन माध्यिका आपको मैं पिछले प्रैक्टिस सेट में बता चुका हूँ कि माध्यिका क्या होते हैं। किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं, एक प्रॉपर्टी। दूसरा मैंने आपको ये भी बताया था कि किसी भी त्रिभुज की जो माध्यिका होती हैं एक दूसरे को 2 और 1 के अनुपात में विभाजित करती हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग किया जाए। सपोज करिए हमारा ये ट्रायंगल है ए बी सी, तो बी सी का मध्य बिंदु डी मान लेते हैं, इसका मध्य बिंदु ई मान लेते हैं और इसका मध्य बिंदु एफ। तो एक माध्यिका हमारी ए डी, दूसरा हमारा बी और तीसरा हमारा सी एफ, और ये तीनों एक दूसरे को जी पॉइंट पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो अब देखिए, जब तीनों माध्यिका, किसी भी त्रिभुज की तीनों माध्यिका एक दूसरे को जिस पॉइंट पर काटते हैं उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं केंद्रक। अब जब तीनों माध्यिका एक दूसरे को काट देंगे तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज बनते हैं। और 6 त्रिभुज की खास बात होती है कि इन 6 त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। किसी भी त्रिभुज के माध्यिका के कटान बिंदु से बनने वाले 6 त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। तो अगर इसका क्षेत्रफल a है तो इसका भी a होगा, इसका भी ये होगा, इसका भी ये होगा, इसका भी ये होगा और इसका भी होगा। इसका मतलब पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा 6a है और इसकी वैल्यू दिया है 36, तो a की वैल्यू कितना आ जाएगा भाई? 6 आ जाएगा। और हमसे पूछा था कि त्रिभुज सी जी ई मतलब इसका क्षेत्रफल, तो आप जानते हैं कि कितना आ जाएगा? 6 इसका भी होगा, 6 इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका, मतलब हर छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। ये कैसे होता है इसकी बात हम लोग डिटेल में करेंगे ज्योमेट्री में कि ये 6 त्रिभुज, ये सबका क्षेत्रफल बराबर क्यों होता है। बस अभी आपको इतना याद कर लेना है कि किसी भी त्रिभुज के माध्यिका के कटान बिंदु से बनने वाले 6 त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। क्लियर हो गया ये बात? बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि हम लोग पढ़ रहे हैं और ये जो हम लोग प्रैक्टिस सेट का काम शुरू किए हैं ये हम लोग के सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 फिर एक ज्योमेट्री का है। देखिए दिया है कि एक वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है। दिया है एक वृत्त की जीवा को क्या बोलते हैं भाई? इंग्लिश में कॉर्ड बोलते हैं। एक वृत्त की जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, उसकी त्रिज्या मतलब रेडियस, त्रिज्या के बराबर है। अब दिया कि जीवा के एक छोर पर वृत्त में स्पर्श रेखा खींचा गया। दिया है जीवा के एक छोर पर एक स्पर्श रेखा खींचा गया, टेंजेंट, एक स्पर्श रेखा खींचा गया है। तो स्पर्श रेखा और जीवा के बीच का कोण क्या होगा? तो स्पर्श रेखा और जीवा के बीच का कोण क्या होगा? जीवा के बीच का
कोण क्या होगा, क्या होगा। पहला देखिए ऑप्शन इसका दे दिया है भाई 30 डिग्री, बी ऑप्शन क्या है 45 डिग्री, सी ऑप्शन हमारा है 60 डिग्री और डी ऑप्शन हमारा है 75 डिग्री। बहुत ही बेहतरीन ज्योमेट्री का फिर एक क्वेश्चन आपको इसमें जो कि जीवा का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या दिया हुआ है, दिया है कि एक वृत्त की जीवा, एक कोई वृत्त होता है, मान लेते ये इसका केंद्र होता ओ। जीवा क्या होता है कि वृत्त के परिधि पर किसी भी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं या कार्ड कहते हैं। जैसे मान लीजिए ए हो गया और एक बिंदु बी हो गया, तो ए बी को मिलाने वाली रेखा, इसी को हम लोग बोलते हैं जीवा। ए बी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, जीवा बोलते हैं। अब ये बिंदु, ये हमारा वृत्त का केंद्र है, तो केंद्र से परिधि को मिला देंगे तो ये जो लंबाई होता है इसी को आर बोलते हैं, त्रिज्या। इसी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या। तो आप क्वेश्चन में एक बात बोला है कि जो त्रिज्या, जो जीवा की लंबाई वो त्रिज्या के बराबर है, मतलब जीवा की लंबाई भी हमारा आर है। तो यहाँ से एक बात हम लोग का कंफर्म हो गया कि एक हम लोग का त्रिभुज बन रहा है ए ओ बी, जिसके तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर है। तो अगर किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर है तो उनके तीनों कोण का मान भी बराबर होगा। और किसी त्रिभुज के सभी कोणों का मान होता है 180 डिग्री, और इसको 3 बराबर भागों में बांटेंगे तो हर कोण का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। इसका मतलब ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री होगा। क्लियर हो गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जीवा के एक शीर्ष पर स्पर्श रेखा खींचा गया, मतलब ये जीवा है तो यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचा गया ऐसे। स्पर्श रेखा का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल एक पॉइंट पर वृत्त के परिधि को किसी एक पॉइंट पर स्पर्श करें। तो आपको ये वाला एंगल बताना है, ये वाला है, ये जीवा और ये स्पर्श रेखा के बीच का जो कोण है ये बताना है। तो अब ये चीज़ आप एक और बात जान जाइए कि जैसे कोई सर्किल है और यहाँ पर हम स्पर्श रेखा खींचे और ये वृत्त का केंद्र है, तो केंद्र से अगर उस स्पर्श रेखा को मिलाएंगे तो वो उस पर परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो आप देखिए ये ओ से बी को मिलाने वाली रेखा, मतलब ये पूरा कोण हमारा होगा 90, ये पूरा कोण कितना होगा 90, और ये वाला कोण पहले ही हम लोग पता कर लिए कितना 60 डिग्री। तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा भाई, 90 माइनस 60 बराबर 30 डिग्री। कितना होगा, 30 डिग्री। मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ज्योमेट्री का, 30 डिग्री बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं हम लोग। देखिए ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत बेहतरीन ये भी क्वेश्चन है। दिया है कि यदि पाई साइन थीटा बराबर 1 कामा पाई कास थीटा बराबर 1, तो आपको बताना है कड़ी में 3 tan 2/3 थीटा प्लस 1, ये इसका मान क्या होगा, का मान क्या होगा। समझ पा रहे हैं। अच्छा ऑप्शन भी मैं दे दे रहा हूँ। ऑप्शन दिया हुआ है 1 होगा, √3 होगा, 2 होगा और डी ऑप्शन है 1/√3 होगा। तो ये हम लोग का क्या है, 3 हम लोग का क्वेश्चन है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो आइए दोस्तों देखते हैं कैसे क्वेश्चन को किया जाए। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है। ये पाई साइन थीटा बराबर 1 दिया है। पहला हम लोग का इक्वेशन दिया है कि पाई साइन थीटा बराबर 1 और दूसरा दिया है पाई कास थीटा बराबर 1। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं और इक्वेशन 2। अगर हम लोग इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से भाग दे दिया जाए, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से भाग, तो यहीं पर मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ ऐसे। तो पाई से पाई कटेगा, ये साइन थीटा बटा कास थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा, और 1/1 का मतलब 1। टेन थीटा की वैल्यू 1 किस पर आती है, थीटा बराबर 45 डिग्री पर, क्योंकि टेन 45 का मान 1 होता है तो थीटा का मान हो जाएगा 45। अब हमसे पूछा था कड़ी में 3 tan
2/3 थीटा, और थीटा का मान हम लोग निकाल चुके हैं 45 और +1, तो ये हो जाएगा 15 तियाँ 45। तो ये हो गया कड़ी में 3 tan 30 डिग्री +1, तो ये कड़ी में 3 होगा, और tan 30 का मान होता है 1/कड़ी में 3 +1, तो कड़ी में 3 से 3 कैंसिल, तो 1 + 1 मतलब आंसर आ जाएगा 2, और यही करेक्ट आंसर होगा, मतलब ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। तो देख रहे हैं कितना बढ़िया क्वेश्चन था, और बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 किया जाए। 6 क्वेश्चन हो गया, 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट भाई हम लोग का रहेगा। 10 क्वेश्चन में पूरा आपको मैथ के बहुत से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आइए देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 हमारा दिया है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। बोल रहा है कि 10% की दर पर 10% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, एसआई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट और सीआई का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 93 रुपया है, 93 रुपया है। तो मूलधन क्या होगा? मूलधन क्या होगा? ऑप्शन लिख लेते हैं हम लोग, 3 1 2 3 4 0। बी ऑप्शन हमारा है 3 0 3 0 0। फिर सी ऑप्शन है 3000, और डी ऑप्शन है 3030। ये देखिए, अब देखिए बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। एक 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, और एक 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का बिल्कुल फिक्स फार्मूला होता है, और ये उसी फार्मूले पर क्वेश्चन है। वो फार्मूला कैसे आता है इसकी बात हम लोग उस चैप्टर में करेंगे। बस अभी आप इतना याद कर लीजिए कि जो 2 वर्ष होता है, दोनों मैं फार्मूला बता देता हूँ कि 2 वर्ष के सीआई और एसआई का जो डिफरेंस है, अगर इसको डी मान लिया जाए तो डी बराबर होता है पी r/100 का होल स्क्वायर। पी हमारा मूलधन है, आर हमारा ब्याज की दर है। ये 2 साल के लिए फार्मूला होता है। 2 साल के सीआई और एसआई का जो डिफरेंस अगर डी है, मूलधन पी है, ब्याज की दर आर है, तो डी बराबर होता है पी ब्रैकेट में r/100 का होल स्क्वायर। यही फार्मूला अगर 3 वर्ष के लिए लगा दिया जाए, अगर 3 वर्ष का सीआई और एसआई का डिफरेंस डी दिया है, तो देखिए डी बराबर होता है पी r/100 का होल स्क्वायर। इतना वैल्यू तो सेम होता है, इसीलिए मैं दोनों आपको एक साथ बता रहा हूँ कि दोनों को कोरिलेट करके याद करना बिल्कुल आसान होगा। इतनी वैल्यू तो सेम होता है, अलग से बस 300 + r/100, ये फार्मूला बस एक्स्ट्रा होता है। तो आइए, ये डिफरेंस दिया है कितना 93, पी हमसे पूछा है, ब्याज के दिया है 10, तो 10/100 का होल स्क्वायर, यहाँ 300 + 10/100 हो जाएगा। क्लियर है? तो आइए सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए, ये तो हो जाएगा 93, ये पी हो जाएगा 1/10 हो गया, स्क्वायर करेंगे तो 1/100 हो जाएगा। ये 310/100, ये 0 से 0। अब देखिए ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, 3 बार में, तो बचा क्या? ये 3 बराबर पी बटा यहाँ 100 और यहाँ 10, 1000। तो इसका मतलब P की वैल्यू तिरिया गुणा होकर कितना दे देगा हमको? 3000। तो कौन सा ऑप्शन सही है भाई हम लोग का? 3000 ऑप्शन किसमें? सी में। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, और यही हमारा आंसर होगा। ये 2 फार्मूला आपको रट लेना। अगर 3 साल का सीआई एसआई का डिफरेंस या 2 साल का सीआई एसआई का डिफरेंस आपको कहीं दिखा, तो वो क्वेश्चन इसी फार्मूले पर लगेगा ही लगेगा, और इसके अलावा कोई भी फार्मूला नहीं है। बेसिक तरीके से भी आप लगा सकते हैं, लेकिन उससे बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर टाइम हम लोग का ज़्यादा लग जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिए, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। दिया है 7 की घाते 1/4 इंटू 343 के घाते 0.25, ठीक है, का मान क्या होगा? का मान क्या होगा? ऑप्शन देखिए क्या दिया है। पहला
अंडर रूट में 7, बी ऑप्शन है 49, सी ऑप्शन है 7 और डी ऑप्शन है 7 कड़ी में 7। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा दिया 7 की घाते 1/4, तो इसको रहने दिया जाए। अब देखिए जो 343 होता है वो 7 का क्यूब होता है और इसके पावर 0.25, तो ये हो गया 7 की घाते 1/4 गुणे 7 की घाते, इसका गुणा करेंगे तो 25 तियाँ 75, मतलब 0.25। अब देखिए 7 की घाते 1/4, 1/4 का मतलब 1 में जब 4 से भाग देंगे तो यहाँ 0.0, 4 गुना के 8, 2 बच गया, 0 आएगा, 4 पचे 20। इसका मतलब 1/4 को हम 0.25 भी लिख सकते हैं, इंटू 7 की पावर 0.75। समझ पा रहे हैं आप? एक जो है कि पावर इंडिसेस का रूल जानते होंगे, अगर a की पावर x इंटू a की पावर y है, अगर बेस बराबर है तो ये हो जाता है x प्लस वाई, a की पावर x प्लस वाई। अगर आधार बराबर है तो घात हम लोग का जुड़ जाता है, अगर बीच में इंटू है। तो यही काम यहाँ होगा, 7 की घाते 0.25 प्लस 0.75, तो ये क्या होगा? देखिए 0.25 और प्लस 0.75 करेंगे तो 5 5 10, 1 बच गया, 7 2 9 1 10। अब 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो 1.00 और 1.00 का मतलब 1 होता है। तो 7 की पावर 1 करिए, चाहे 7 की पावर न किया जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कितना आंसर आ जाएगा? 7 आंसर आएगा, मतलब ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, पावर इंडिसेस का, घात और घातांक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, -2 के पावर -2 के पावर -2 का मान क्या होगा? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। ऑप्शन 16, बी 8, सी 180 और डी 160। तो अब देखिए पावर इंडिसेस का कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करा रहा हूँ। अगर जो है कि ऐसा आपको नंबर दिया है 3 की घाते 2 की घाते 3 या फिर 3 की घाते 2, फिर ये ब्रैकेट लगा के 3 लगा दिया, तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है पहले इसको समझ लीजिए। ये ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इसका मतलब ये हो गया 3 की घाते, ये 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये बन गया 3 की घाते 6। समझ पा रहे हैं? अगर ब्रैकेट लगा के पावर लगा दिया है, जैसे 3 की घाते 2 फिर ब्रैकेट बंद फिर उसके पावर 3, तो इसका मतलब होता है ये 3 और 2 आपस में गुणा होंगे। जब ये ब्रैकेट हटेगा तो 3 और 2 का आपस में गुणा होगा तो क्या बन जाएगा? 3 दूना 6, तो ये बन गया 3 की घाते 6। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? 3 की घाते 2 फिर 2 की घाते 3। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग हमेशा यहाँ से सॉल्व करेंगे। इसका मतलब पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 की घाते 3, 2 की घाते 3 कितना होगा? मतलब 2 की घाते 3 का मतलब 2 का 3 बार गुणा, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 8 हो जाएगा, मतलब ये बन गया 3 की घाते 8 और ये बन गया 3 की घाते 6। तो कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हैं? तो आइए इसी कॉन्सेप्ट पे इस क्वेश्चन का करेंगे। -2 फिर ब्रैकेट के अंदर -2 फिर ब्रैकेट के अंदर -2। तो अब देखिए ये ब्रैकेट लगा तो इसका मतलब -2 और -2 का मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होकर प्लस बनेगा और 2 दूना 4, तो ये बन गया -2 की घाते 4, -2 की घाते 4। अब -2 की घाते 4 का मतलब -2 गुणे -2 गुणे -2 गुणे -2, -2 का गुणा कितनी बार? 4 बार, तो माइनस का गुणा 4 बार होके प्लस बन जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? 16 आ जाएगा, मतलब पहला वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग का है, आखिरी क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अनुपात और समानुपात का क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दिया हुआ है। दिया है यदि A अनुपात B बराबर 7:5 और B अनुपात C बराबर 9:11, तो आपको बताना है A अनुपात B अनुपात C। ऑप्शन मैं दे दे रहा हूँ 4 भाई। पहला ऑप्शन है 55:45:43,
63, बी ऑप्शन है 63:45:55 और सी ऑप्शन हम लोग का है 45:63:55 और डी ऑप्शन आपका है नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज का मतलब इसमें से कोई नहीं है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। एक बार आप कोशिश करिए क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं। पहले आप देख लीजिए, पहला बेसिक तरीका हम लोग देखते हैं जो हम लोग पहले से जानते हैं। जैसे अगर A/B बराबर दिया है 7:5 और फिर B/C बराबर दिया है 9:11, तो हम लोग करते क्या हैं, देखिए यहाँ पर A/B और यहाँ पर B/C, तो यहाँ भी B है और यहाँ भी B है और यहाँ पर B की वैल्यू 5 है और यहाँ B की वैल्यू 9 है। तो हम लोग क्या कोशिश करेंगे कि यहाँ B और यहाँ B और यहाँ B की वैल्यू 5 और यहाँ B की वैल्यू 9, तो वैल्यू अलग अलग है, इन दोनों वैल्यू को हम लोग कर लेंगे बराबर। बराबर कैसे करेंगे, जो वैल्यू यहाँ होगा उससे मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे और जो वैल्यू यहाँ होगा उससे मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। तो ये बनेगा 9×7 = 63:45 और ये बनेगा 9×5 = 45:11। तो अब देखिए A/B/C कैसे लिखेंगे। A का मान हो जाएगा 63, अब B का मान चाहे यहाँ से लिखिए चाहे यहाँ से लिखिए, 45 यहाँ भी है 45 यहाँ भी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 45, और C का मान हो जाएगा 11। तो आंसर हमारा हो गया 63:45:11। किसी ऑप्शन में मिल रहा है कि नहीं? अच्छा, गलत हम लोग हो गया, कहीं पर लग रहा है। किससे हम लोग गुणा कर दिए थे भाई? 9 से ना 5 से, तो ये 55 हो जाएगा। हम लोग गुणा गलत कर दिए, 11×5 = 55। तो 63:45:55 किस में मिल रहा है? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये तो आपका बिल्कुल बेसिक तरीका हो गया। मैं आपको एक तरीका इस तरह के क्वेश्चन करने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका बताने जा रहा हूँ। अगर आपको A/B बराबर दिया है जैसे 7:5 और फिर आपको B/C का मान दिया है 9:11, अगर आपको A/B का मान दिया, B/C का मान दिया है और आपसे पूछ दे कि ये अनुपात B/C का मान क्या होगा, तो इस लेटर को, इस अंक को आप पहचानते होंगे। ये क्या लिखा हुआ है? n लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? n। और हम लोग ऐसे कर देंगे तो ये उल्टा n हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर उल्टा n बना देना है। क्या बना देना? उल्टा n। उसके बाद 7×9 = 63, 9×5 = 45 और 11×5 = 55। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। समझ पा रहे हैं? बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। कुछ नहीं करना है। अगर A/B दिया है, B/C दिया है और A/B/C पूछ रहा है, तो आपको बना देना उल्टा n। फिर 7×9 = 63, 9×5 = 45 और 5 का 11 में गुणा करेंगे, 11×5 = 55। तो आपका आंसर हो गया 63:45:11। ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है। ये तो आपको किताब में भी तरीका मिलेगा। तो ये हम लोग का 10 क्वेश्चन का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 रहा। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रैक्टिस सेट बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। और आपसे मैं फिर कहूँगा कि इस प्रैक्टिस सेट को बिल्कुल मिस मत करिए। सारे क्वेश्चन को आप खुद लगाने की कोशिश करिए, उसके बाद सलूशन देखिए। यही वो तरीका है जिससे आप सिलेक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा कोई भी दूसरा तरीका नहीं है। हर सब्जेक्ट में आपको ऐसे ही प्रैक्टिस सेट करना ही करना है। तो ये बहुत ही बेहतरीन हम लोग का तरीका है। और आप कमेंट में ज़रूर लिखा करिए, कमेंट ज़रूर किया करिए कि आपको कैसा लगा या और भी कौन से टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं। वैसे धीरे धीरे हम लोग का टॉपिक तो सभी आपको कंप्लीट कराना है। और साथ में हमने सोचा कि प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट किया जाए, क्योंकि जो स्टूडेंट पहले से कुछ पढ़ाई कर चुके हैं उनका रिवीजन होता रहे, तो उसके लिए प्रैक्टिस सेट भी ज़रूरी है। तो हम लोग का प्रैक्टिस सेट भी चलेगा और साइड में हम लोग का चैप्टर बाय चैप्टर कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन भी चलता रहेगा। तो फिर दोस्तों अगले वीडियो में मिला जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।